DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सदानंद कुमार है। मैंने 66वीं BPSC में रैंक 8 हासिल किया है। मैंने अपना पढ़ाई शुरू के मैं अपने गांव से ही किया है। फिर मैंने अपना क्लास 10th और क्लास 12 महादेव सा हाई स्कूल जो कि मेरे प्रखंड में ही पड़ता है वहाँ से किया है। फिर IIT गुवाहाटी से मैंने बीटेक किया है। उसके बाद से मैं 2.5 साल जॉब किया। उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आया था। एक जो फोकस स्टडी होता है सिविल सर्विस के लिए, मैंने सितंबर 2020 से शुरू किया था जब मेरा प्रीलिम्स आने वाला था, जो कि दिसंबर 2020 में था प्रीलिम्स। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताने से पहले एक छोटा सा स्टोरी शेयर करता हूँ। जब मैं क्लास 12 में था तो उस समय मेरी ऐसी थॉट थी कि मैं आगे चल के SSC CGL SSC का जो LDC एग्ज़ाम होता है लोअर डिवीज़न क्लर्क को क्वालिफाई कर लूँगा और फिर मैं क्लर्क बन जाऊँगा और 20 से 25 हज़ार के महीने आएंगे जिससे मैं खुश रहूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने IIT का एग्ज़ाम दिया वहाँ से हमको पता चला कि मैं IIT भी क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो कभी कभी लोगों को अपनी जो गुण होते हैं, जो अपनी योग्यता होती है वो पता नहीं चलती है। तो आप हमेशा बड़ा के लिए ट्राई करें, धीरे धीरे आगे आप जाते रहेंगे जैसे जैसे आप कोशिश करते रहेंगे। तो अब मैं स्ट्रैटेजी में पहले मैं प्रीलिम्स करूँगा, फिर उसके बाद मेंस करूँगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू का है। प्रीलिम्स के लिए जहाँ तक बात है, सबसे पहली बात यह है कि प्रीलिम्स के लिए शुरू करने से पहले आप बिहार की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आती है टॉपिक वाइज वो ख़रीद लें। आप उसके बाद उस टॉपिक को देखें कि किस किस टॉपिक से कितना वेटेज है। जहाँ तक वेटेज की बात है, 8 टॉपिक होते हैं BPSC प्री में। आपका हो गया हिस्ट्री, साइंस, बिहार, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और मैथ्स के। इनमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू के 4 है, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार के हैं। मैं लाइन से मैं चारों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात करूंगा। हिस्ट्री के लिए आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री का ज़्यादातर वेटेज आपका मॉडर्न सेक्शन से है, एंशिएंट और मिडिवल से क्वेश्चन नहीं आता है। तो उसके लिए मैंने मॉडर्न के लिए क्या किया था, मॉडर्न के लिए सबसे पहले मैंने किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का 10 से 12 घंटे कोई शॉर्ट वीडियो देख लिए थे, जहाँ से हमको ये आइडिया लग जाए कि क्या क्या आपका पूछने वाला है, क्या क्या पूछता है, क्या क्या घटनाएँ हुई हैं हिस्ट्री में। उसके बाद फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया। उस हिसाब से मैंने फिर घटना चक्र बुक की, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़े, फिर उसके नोट्स बनाए। उसके बाद उस नोट्स को मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है। मैंने जो घटना चक्र बुक की जो मॉडर्न के सेक्शन है उसमें से लास्ट के जो 2-3 टॉपिक है, जैसे पुस्तक है, पत्र पत्रिकाएँ हैं, इनमें सिर्फ वही पत्र पत्रिकाएँ पढ़े जो 1947 से पहले थे। क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि 1947 के जो पत्र पत्रिकाएँ पब्लिश हुई उससे क्वेश्चन नहीं आते बिहार में। उसके अलावा आप एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, फिर कुछ उस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया, जैसे बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, उसके अलावा मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ यही 5 टॉपिक तैयार किया था। इसके अलावा मैंने और ज़्यादा टॉपिक सिर्फ देख के चला गया था। वैसे मैंने मल्टीपल टाइप रिवीजन नहीं किया था। मेडिवल के लिए मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं मेडिवल से, तो मैंने मेडिवल के लिए कुछ नहीं किया है। सिर्फ एक आप बोल सकते हैं शेरशाह सूरी से क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, मतलब डिफरेंट एग्ज़ाम में, जैसे, तो उसको मैंने सिर्फ देख के चला गया था। तो ये वही हिस्ट्री के बाद। साइंस के लिए सिंस मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है तो मेरी समझ थी कि हाँ क्या क्या पूछे जाते हैं, तो मैंने सीधे घटना चक्र से शुरू किया क्वेश्चन कि घटना चक्र को लगाया और उसके नोट्स बनाए थे, फिर नोट्स को रिवीजन किया था। तो घटना चक्र में मैंने क्या देखा था, फिजिक्स के क्वेश्चन जैसे आप घटना चक्र देखेंगे तो उसमें कुछ सेक्शन छोड़ने भी है, जैसे कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस सेक्शन से क्वेश्चन BPSC नहीं पूछती है। न्यूक्लियर फिजिक्स से उससे कम क्वेश्चन पूछते हैं। डिफेंस, इससे सिर्फ करंट वाले क्वेश्चन आते हैं, पुराने क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इन सब सेक्शन को आप छोड़ सकते हैं।
कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनको ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ता है, जैसे बायोलॉजी का चैप्टर है विटामिन्स, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और कुछ कम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वैसे टॉपिक जो कम इम्पोर्टेंट है उसके लिए आप क्या करें ना, घटना चक्र में जो 2-3 साल में पूछे हुए हैं, जैसे कोई क्वेश्चन होता है उसके बगल में लिखा रहता है कि यूपीपीएससी में पिछले 3 साल में लगातार पूछा हुआ है, तो आप वैसे क्वेश्चन कर ले जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके लिए तो आप जो है पूरा बुक फॉलो करें। तो ये मेरा साइंस बैकग्राउंड था, इसलिए हमको दिक्कत नहीं हुई। अगर आपको दिक्कत है तो फिर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या फिर एक क्राउन की एक बुक आती है सामान्य ज्ञान का, उसका भी साइंस थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन एकदम बेसिक से तो कवर नहीं करता है, लेकिन फिर आप वो भी देख सकते हैं। जहाँ तक बिहार की बात है, मैंने बिहार को 3 सेक्शन में कैटेगराइज कर लिया था। बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, और फिर बिहार के जो करंट अफेयर्स हैं, और प्लस उसमें आप इकोनॉमिक सर्वे को इंक्लूड कर ले, बजट को इंक्लूड कर ले, और सेंसस को इंक्लूड कर ले। इन 3 कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए मैंने बिहार के हिस्ट्री के लिए मैंने इम्तियाज़ अहमद सर का मैंने ज़्यादा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे फिर वहाँ पे भी किया था। उसके लिए मैंने इम्तियाज़ अहमद सर का 2-3 चैप्टर शुरू का वो पढ़ा था। मेडिवल एंशिएंट के लिए एक अरिहंत की बुक आती है, वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत देखा था बिहार का मेडिवल और एंशिएंट के लिए। हालांकि बिहार का जो एंशिएंट है और ओवरऑल एंशिएंट है, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है, तो आप दोनों एक साथ भी कवर कर सकते हैं। जहाँ तक बिहार ज्योग्राफी की बुक आती है, बिहार ज्योग्राफी की बात है, उसके लिए मैंने अरिहंत की एक बुक आती थी, पहले आती थी, अभी शायद बंद हो गई। उसके लिए मैंने 2-3 टॉपिक उठाए थे और फिर वहाँ से बिहार ज्योग्राफी के नोट्स बना लिए थे। मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो बेस्ड है उसी हिसाब से मैंने बनाए थे, तो वहाँ से मेरा बिहार ज्योग्राफी कवर हो गया था। और बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के लिए मैंने इकोनॉमिक सर्वे का सिर्फ जो समरी होता है, आप इकोनॉमिक सर्वे खोलेंगे तो वहाँ पे 10 पेज में लगभग समरी आ जाएगी, वो मैंने पढ़ा था। और सिर्फ एग्रीकल्चर चैप्टर को मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा डीप आता है इकोनॉमिक सर्वे में। बजट का मैंने समरी इंटरनेट से किसी का डाउनलोड करके मैंने पढ़ लिया था। और सेंसस के लिए मैंने ऑनलाइन वीडियो देख के और कुछ बुक रेफ़र करके एक मैंने कंपाइल्ड नोट्स तैयार किए थे, जिसको मैंने पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हो गई बिहार की। नेक्स्ट टॉपिक आ गया करंट अफेयर। करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक तो चीज़ होगा कि कुछ ऑनलाइन सोर्स से आप ये कर ले कि जो डेली करंट कुछ है, या फिर जो मंथली करंट या फिर वीकली आता है, जैसे दृष्टि ISPCS चैनल पे एक वीकली करंट अभी आना शुरू हुआ है, पहले नहीं आता था, तो वहाँ से भी आप करंट देखते रहें। लास्ट में एक कोई मंथली मैगजीन आएगी, उसको आप फॉलो करें, उसमें से पूरा मैगजीन में बहुत सारे डाटा दिए रहेंगे। आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, कुछ चीज़ आप लीव भी कर सकते हैं। मैंने एडिटोरियल करंट अफेयर्स पढ़ा था, उसके अलावा एक घटना चक्र भी करंट अफेयर्स आती है, उसके में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखे थे। तो ये वही करंट अफेयर्स के बाद पॉलिटी के लिए मैंने बहुत लोग रिकमेंड करेंगे लक्ष्मीकांत पढ़िए, लक्ष्मीकांत काफ़ी बल्कि बुक है, वो पढ़ना अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने वहाँ से नहीं पढ़ा था। मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि मैं हर टॉपिक के लिए एक वीडियो देखता था, तो वैसे ही ऑनलाइन सोर्स से, जैसे एडिटोरियल का वीडियो था पॉलिटी के, 20 से 25 घंटे 10 से 15 घंटे के वीडियो होंगे वो, तो उसको मैंने एक बार देख के थोड़ा बहुत नोट्स बना लिया था। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से आइडिया मिल गया था हमको कि क्या क्या हमको इसमें से, मतलब क्या क्या होता है इसमें। फिर उसके बाद मैंने फिर घटना चक्र उठाया और उसके पॉलिटी का भी एक बार घटना चक्र लगाया था, जो उसमें से नोट्स में कुछ ऐड करना था तो मैंने ऐड कर लिया, फिर उसको रिवीजन किया था। ज्योग्राफी के लिए मैंने 66 के लिए कुछ नहीं पढ़ा था, और 67 के लिए मेरे पास टाइम था, तो मैंने 67 के लिए एक घटना चक्र का नोट्स आता है 60 से 70 पेज का, वो नोट्स हैं मैंने थोड़ा देखा था, वो भी अच्छे से नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन देखेंगे तो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आता है मोस्टली क्वेश्चन बिहार ज्योग्राफी से होंगे, कुछ क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से होगा और काफ़ी कम इंडियन ज्योग्राफी से है। तो आप प्रायोरिटी बना लें कि ये सेक्शन से हमको इतना करना है, तो वहाँ पे मैंने नोट्स देखा था। उसके अलावा जो स्टैटिक इकोनॉमिक है उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि आप क्वेश्चन आते नहीं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो आप थोड़ा लक माने या फिर तुक्का मारे, ऐसा करके आप काम चला सकते हैं। फिर मैथ के लिए मेरा मैथ बैकग्राउंड था, तो मैंने मैथ के लिए कुछ नहीं किया था, वो मेरे मैथ के क्वेश्चन सही हो जाते थे। तो ओवरऑल प्रीलिम्स की मेरी टारगेट हमेशा से ये रहता था कि मैं जो कट ऑफ है 108 जो कट ऑफ है उससे मैं 10 नंबर ऊपर रहूँ, क्योंकि अब 10 नंबर रहेंगे ऊपर तो आप सेफ साइड में रहेंगे, आप वहाँ से फिर डायरेक्ट मेंस की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। और कुछ ये भी हो सकता है कभी कभी 2-4 क्वेश्चन बीपीएससी का आंसर चेंज कर देती है, तो आप सेफ रहने के लिए 10 नंबर आप ऊपर रहें, तो आप उसका टारगेट बनाएं, उस हिसाब से करें। सिंस मेरा मैथ प्लस पॉइंट था तो वो 10 नंबर मैं
हमेशा जोड़ के चलता था, तो मैं हमेशा 110 का तैयारी करता था और 10 मेरे मैथ के हो जाते थे। तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और थोड़ा उस पर काम करें। वैसे सोर्स कभी पढ़ के ना जाए जिसको आप 2-3 टाइम रिवीजन नहीं कर सकते, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट के 10 दिनों में तो कुछ नया चीज़ ना पढ़े। ये ओवरऑल हो गई मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। अब मैं मेंस पे आता हूँ। मैंने मेंस के लिए क्या किया था, मेंस के बेसिकली 4 पेपर होते हैं। एक हिंदी का पेपर होता है जो कि कंपल्सरी पेपर होता है, उसमें मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो आप मेरे हिसाब से तो शायद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जाने के दिन एक दिन पहले आप कुछ थोड़ा बहुत देख सकते हैं, मुहावरे वगैरह या फिर जो डेफिनेशन होता है संज्ञा सर्वनाम ये सब का, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल। जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और स्टार्ट का सेक्शन होता है। तो मैंने स्टार्ट के लिए कुछ नहीं किया था, डायरेक्ट एग्ज़ाम में ही बनाया था। लेकिन स्टार्ट काफ़ी आपका डिफरेंस क्रिएट करने वाला टॉपिक्स है। वहाँ पे आप 72 में 72 स्कोर ला सकते हैं। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप एटलीस्ट एक स्टार्ट प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि स्टार्ट में आपके नंबर नहीं आएंगे तो फिर आप रिज़ल्ट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो स्टार्ट आप हर रोज़ प्रैक्टिस करें। मैंने कुछ नहीं किया था। उसके अलावा मैंने जब हिस्ट्री सेक्शन के लिए हुआ तो मेरे पास टाइम काफ़ी कम था। कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गए थे जिसके कारण काफ़ी कम टाइम मिला। तो मैंने हिस्ट्री के लिए सिर्फ 5 टॉपिक तैयार किए थे, 5 से 6 टॉपिक तैयार किया था। उसमें एक संथाल था, बिरसा था, चंपारण सत्याग्रह थे। उसके अलावा आप मौर्य कला, पटना कलाम था और 1942 था, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 6 टॉपिक मैंने तैयार करके गया था। इसका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब मतलब डिफरेंट क्वेश्चन के लिए मैंने डिफरेंट इंट्रोडक्शन भी लिख लिए थे। जैसे आपका बिरसा मुंडा से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो आपको आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है, दूसरा चीज़ ये हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है कि वो पहले धार्मिक आंदोलन से शुरू हुआ था और राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे चेंज हुआ। ऐसे आप डिफरेंट क्वेश्चन आप जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए आप उसके थोड़े नोट्स बना लें कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक पर पूछा गया है। फिर आप उस क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर प्रिपेयर करें। आंसर प्रिपेयर करते समय आप हमेशा ध्यान रखें कि आंसर आपका थोड़ा उसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम ये सब चीज़ ऐड करें। और हमेशा ये कोशिश करें कि मेंस का आंसर जो हम लिखें वहाँ पे इवैल्यूएटर के लिए काफ़ी हम आसान बना दें, क्योंकि कोई भी इवैल्यूएटर जो चेक करेगा उसकी उम्र 40 से 50 साल की होगी और उसके लिए आप जितना आसान बनाएंगे आपको नंबर उतना ही अच्छा देगा। तो आप उसके लिए आसान बनाएं, थोड़े क्रिस्पी नोट्स रखें, फ्लो चार्ट, डायग्राम ये सब ज़्यादा यूज करें। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखें कि जो हिस्ट्री सेक्शन है इसमें सबको यही आंसर लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। तो आप ऐसा आंसर क्या लिखेंगे जिससे थोड़ा डिफरेंट क्रिएट हो। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखें, नंबर आपको आ जाएंगे इसमें थोड़े। उसके अलावा जो थर्ड सेक्शन है वो करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने जैसे पहले भी बताया था। तो मैंने 2 से 3 दिन टाइम दिया था। उसमें 10 से 15 टॉपिक मैंने उसके हाफ पेज के नोट्स बनाए थे, जो कि मैं कुछ वहाँ पे एडअप करके मैं लिख लूँगा एग्ज़ाम में। लेकिन जैसे मैं करंट का एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा तो पता चला कि एक अलग ही क्वेश्चन पूछा है, तो मैं खुश हो गया, चले ठीक है, हमको नहीं आएगा तो किसी का नहीं आएगा। लेकिन ये हर साल नहीं होगा। तो आप क्या करें, अभी से ही जो भी करंट पे हॉट टॉपिक है उसका एक नोट्स तैयार कर ले, कि उसका भी 2-2 पेज का नोट्स तैयार करें। लास्ट में रिवीजन के समय में काफ़ी आसान होगा। तो आप ये कर सकते हैं। जैसे 20 से आप, और कब से आप तैयार करेंगे, जैसे आप 66वें क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो 66वें करंट के 2 क्वेश्चन आपके लगभग नवंबर 2020 में पूछे गए, जिस साल 6th का मेंस हुआ था। तो आप, और 1-2 क्वेश्चन करंट के भी थे, जैसे फरवरी 2021 के थे। उसके अलावा एक क्वेश्चन मई 2021 का भी था और आपका जुलाई में मेंस हुआ था। तो आप जब करंट के क्वेश्चन देखना शुरू करें तो आप ये श्योर कर लें कि जो पिछला मेंस हुआ था, जैसे पिछला मेंस हुआ था जुलाई 2021, तो अगले मेंस के लिए आप जुलाई 2021 से एटलीस्ट देखना शुरू करें। हो सकता है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप हॉट टॉपिक ही देखें ज़्यादा। अगर कुछ और टॉपिक पूछ दिया तो किसी को नहीं आएगा, तो आप भी उसमें एडअप करके चले। तो ये सब चीज़ों, थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन पे ज़्यादा फोकस दें, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें। तो ये हो गया, नेशनल इशू भी काम का है लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ओवरऑल जीएस पेपर 1 की स्ट्रैटेजी हो गई। जीएस पेपर 2 के लिए आप देखेंगे तो उसमें 3 सेक्शन होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक।
तो मैंने पॉलिटी के लिए क्या किया था ये मैं बताता हूँ। आप जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को देखें और उसके हिसाब से आप टॉपिक सेलेक्ट करें कि हमको ये टॉपिक चाहिए। तो आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 30 से 40 टॉपिक आएंगे। मेरे पास टाइम कम होने के कारण मैंने 20 से 25 टॉपिक किया था, जिसके कारण मेरा पॉलिटी का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा नहीं गया था, मतलब जस्ट एवरेज और बिलो एवरेज ही गया था। तो आप 40 टॉपिक सेलेक्ट करें और उनका क्या करें, आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन बनाएं। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आप कोई भी जैसे गवर्नर के बारे में आया तो उनका इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि आर्टिकल किस आर्टिकल से है ये और वो कौन से भाग में है, ये सब चीज़ आप लिख के वहाँ से इंट्रोडक्शन निकाल सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा आप जो ऐडअप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ज़रूर ऐड करें। जैसे सपोज दैट अगर सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म का डेफिनेशन दिया था। जजमेंट था शायद सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये जजमेंट था, उन्होंने सेकुलरिज्म का डेफिनेशन दिया था। सेकुलरिज्म इज नाइदर एंटी गॉड नॉर प्रो गॉड, ऐसे ही कुछ था, मैं एग्जैक्ट याद नहीं है। तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का या फिर जैसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में आएंगे तो वहाँ पे भी डेमोग्राफिक डिविडेंड का अगर हम बात करें तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने डेफिनेशन दिया था। तो ये जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन है ये सब आप कोट करें, सुप्रीम कोर्ट का डेफिनेशन पॉलिटी में कोट करें, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बीच में लिखा है, ये आपको एडअप कर देगा। तो ये हो गई पॉलिटी की बात। पॉलिटी के लिए जो बुक मैंने रेफ़र किया था वो मैंने रेफरेंस लक्ष्मीकांत से लिया था। और जो जजमेंट के लिए है PM बख्शी, मैंने कुछ देखा था कि उसमें से कुछ जजमेंट निकाले थे हर टॉपिक को लेकर। तो ये हो गया आपका पॉलिटी की बात। इकोनॉमिक्स के लिए देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने सेम चीज़ किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के मैंने उसका टॉपिक सेलेक्ट किया था कि ये टॉपिक आने वाले हैं, मतलब उसको मैंने गेस किया था। या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लेंगे तो लगभग हो जाएगा वहाँ से। तो आप मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया और टॉपिक में मैंने देखा कि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए मैंने मुन्नाल सर की जो नोट्स आती है वहाँ पे एग्रीकल्चर मैंने वहाँ से पढ़ा था और ह्यूमन रिसोर्स जो था वो भी मैंने पढ़ा था, पॉवर्टी सब उसी में थे। तो मैंने मुन्नाल सर के नोट्स से लेके मैंने इसको हर एक टॉपिक पे मैंने 4 पेज 5 पेज तैयार किया था, जो कि मैंने मेंस आंसर राइटिंग में काम आया था। फिर साइंस एंड टेक क्या हुआ, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे साइंस एंड टेक पे तो उसमें भी रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे फ्लड का क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है, स्पेस का क्वेश्चन रिपीट होने रहता है, न्यूक्लियर एनर्जी का क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप क्या करें, इन सब टॉपिक के फिर से 4 पेज के नोट्स बना लें। आप एडअप के लिए कुछ एग्जाम्पल दे लें इसमें, जैसे फ्लड के क्वेश्चन में आप नीदरलैंड ने काफ़ी अच्छा काम किया है तो आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल से आपके मार्क्स जो होगा बूस्ट होगा। तो आप जैसे साइंस एंड टेक के लिए मैंने कोई बुक रेफ़र नहीं किया था, टॉपिक को लिया था, उसके हिसाब से मैंने गूगल सर्च किया था, उसके बारे में 2-3 आर्टिकल पढ़ी थी और उससे अपना नोट्स तैयार किया था। सेम चीज़ मैंने इकोनॉमिक्स में एडअप के लिए किया था कि कुछ डाटा मिले जो कि मेरे काम का हो, तो वो चीज़ मैं निकाला था ऑनलाइन सोर्स से। और जैसे ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट है, इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन आया तो आप उसको कोट कर सकते हैं। ये सब चीज़ कुछ आप एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए गेन करने के लिए आप कर सकते हैं। फ्लो चार्ट, डायग्राम, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन में आप थिंकर को ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए देखें। आप ये कर सकते हैं जब करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन में लोग अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन पूछे, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ब्रिक्स के बारे में या फिर G20 के बारे में वो पूछ रहा है, तो आप क्या करें, G20 जो है उसका कुछ डाटा है कि 60% वो वर्ल्ड का पॉपुलेशन G20 में कंटेन करता है, 75% ट्रेड वो वर्ल्ड का ट्रेड G20 कंट्री करती है, 80% उसका GDP वर्ल्ड का G20 कंट्री आपका मतलब G20 कंट्री के पास है। तो आप ये सब चीज़ डाटा थोड़ा याद कर ले कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आएंगे जो करेंट वरेंट में है, जैसे ब्रिक्स का है, ब्रिक्स से भी कुछ डाटा देख ले, कंट्री क्या है, कब स्थापना हुआ उसका, ये सब चीज़ देख ले कि अगर एक क्वेश्चन आएंगे तो आप यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। ये सब चीज़ जो डाटा डालेंगे तो थोड़ा वैल्यू एडेड नंबर मिल जाएगा आपको। ट्रेड के क्वेश्चन में ट्रेड का डाटा डाल दे, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन टाइप में आएंगे तो पॉपुलेशन का डाटा डाल सकते हैं। ये सब चीज़ आप मार्क्स एडअप करने के लिए कर सकते हैं। मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स रहा है, तो मैं एक ऑप्शनल के लिए अलग से मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दूँगा। उसके अलावा बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें। तो देखिए, मैंने ज़्यादा आंसर राइटिंग किया नहीं था, लगभग 10 से 20 क्वेश्चन लिखे थे। उसमें से हिस्ट्री के जो
5 क्वेश्चन लिखे तो 1-2 बार मैंने उसको लिखा था, और बाकी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये सब मिला के 10 से 15 क्वेश्चन मैंने लिखे थे। और ये क्वेश्चन मैंने किसके लिखे थे, जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया बस उसी के मैंने आंसर तैयार किए थे, आंसर लिखे थे उसका। मैंने अलग से कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था। जहाँ तक टेस्ट सीरीज की बात हुई, मैंने GS वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, लेकिन एक भी टेस्ट देने नहीं गया था वहाँ पे, बस ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। अच्छा मतलब टॉपिक ही कंप्लीट नहीं थे तो मैं दे नहीं पाया था। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आंसर ज़रूर लिखें। आंसर प्रैक्टिस करने से आपको थोड़ी सी टाइम का भी मैनेज होगा, और उसके अलावा आपका क्या लिखना है, क्या हटाना है, ये भी चीज़ धीरे धीरे पता चलेगा। आप आंसर लिखिए, खुद से आप पढ़ें उसको या फिर किसी से चेक करवा लें। तो ये होगी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। करना अच्छा होता है, मैंने नहीं किया था। उसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं प्रीलिम्स के टेस्ट के लिए, मैंने 66 में प्रीलिम्स के 2-3 टेस्ट दिए थे, जो कि दृष्टि का फ्री PDF मिल गया था। मैंने टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन नहीं किया था। जहाँ तक कि BPSC का PT टेस्ट सीरीज का सवाल है कि PT में टेस्ट देना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैंने 66 के लिए ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए थे, क्योंकि कंटेंट कवर करते करते ही मेरा टाइम ख़त्म हो गया था। तो मैंने दृष्टि का सिर्फ टेस्ट दिया था, वो भी 2-3 टेस्ट ऑनलाइन मिल गए थे। मैंने टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन नहीं किया था, तो वो टेस्ट दिया था। 67 के लिए मैंने काफ़ी टेस्ट दिए थे, लगभग 30 से 40 टेस्ट दिया था। और वो टेस्ट के बाद क्या करें, आप एक कॉपी बना लें, टॉपिक वाइज कॉपी बना लें, या फिर जो आपने नोट्स बनाए सब्जेक्ट वाइज का, और टेस्ट सीरीज का चीज़ें जो आपको नहीं आ रही आप नोट्स में एडप्ट कर ले, या फिर अलग से कॉपी में आप एडप्ट कर ले। क्योंकि जो चीज़ आप फिर एग्जाम में नहीं ले जा सकते, मैंने शुरू में ही बताया था, 2-3 बार रिवीजन नहीं कर सकते, तो फिर वो टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप एक टेस्ट में ध्यान रखिए कि बहुत सारे टेस्ट मतलब काफ़ी टफ क्वेश्चन बनाते हैं टेस्ट सीरीज वाले की, ताकि वो कोचिंग ज्वाइन करें। तो आप हमेशा एक मोटिवेशन लेके चलें कि अगर जैसे अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, कि नंबर आ रहे हैं किसी न किसी टेस्ट में, तो आप ये थॉट के साथ जा सकते हैं कि अगर टेस्ट में नंबर आ रहे हैं तो टेस्ट अच्छा है, BPSC के लायक है। नहीं तो अगर ख़राब है तो फिर वो बस कोचिंग वालों की साजिश है। तो आप डिमोटिवेट फील ना करें। इसके लिए मैं एक बताना चाहूँगा कि मैंने 67 के एग्ज़ाम से जस्ट पहले एक टेस्ट दिया था, कोचिंग का नाम मैं नहीं बताऊँगा। उस टेस्ट पे मेरे 84 नंबर आए थे। तो अगर मेरी ये थॉट नहीं रहती तो मैं फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता, डिमोटिवेट हो जाता। तो इसीलिए वो टेस्ट सीरीज ही ख़राब था एक्चुअली, काफ़ी बेकार के क्वेश्चन उसमें थे। तो आप ये चीज़ टेस्ट सीरीज के लिए ध्यान रखें। तो ये होगी मेरी PT और मेंस की स्ट्रैटेजी। इंटरव्यू के लिए मैंने क्या किया था, सिंस मेरा प्रीलिम्स 8 तारीख को था और इंटरव्यू 18 मई को था, तो 10 दिन ही गैप बचे हुए थे। तो मैंने इंटरव्यू के लिए अपने बायोडाटा तैयार के लिए, इसमें नाम, डिस्ट्रिक्ट, ये सबसे क्वेश्चन BPSC नहीं पूछती है। तो क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से रहेंगे, आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से रहेंगे, बिहार के इश्यू के बारे में रहेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में रहेंगे। तो आप अपने ऑप्शनल के जो क्वेश्चन है का किस कॉलेज मतलब उसके अलावा क्या क्या मतलब उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, खुद से क्वेश्चन करें। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के लिए अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से है तो उससे भी क्वेश्चन, जैसे IIT से मैं था तो IIT से भी क्वेश्चन आ सकते थे, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आएंगे, और बिहार के इशू रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस में क्वेश्चन आएंगे, कोई आपको सिचुएशन दे दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ के लिए बेसिकली इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस का चेक किया जाता है। आप जनरली नॉलेज के अलावा नॉलेज भी मैटर करता है कि अगर आपका पर्सनालिटी कैसे जांचेंगे, आपका ज़्यादा नॉलेजेबल है तो आपका पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ कुछ आप ध्यान रखिए। तो ये मेरी इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी है। तो ओवरऑल मैंने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी बारी बारी से बताया, और अंत में मैं DKT को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसके माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। धन्यवाद, थैंक यू।